एफबीआर की तरफ से 2026 की टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है उसका ड्राफ्ट या प्रपोजल जारी कर दिया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां की गई हैं। जैसे सैलरी के ऊपर हमने जो तब्दीलियां थी वो देखी, उसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं वो देखी। अब जो अभी का लेक्चर है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई एसेट है, जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, कोई कॉइन है, कोई मेटल है, वो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट की हुई है और बाद में उसके ऊपर प्रॉफिट आता है, तो उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, इससे पहले क्या था और अब एफबीआर क्या करने जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा एफबीआर को और टैक्स पेयर को क्या लॉस हो सकता है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। ये ड्राफ्ट आपके सामने अवेलेबल है, ये मैंने वहीं से ही कॉपी किया है जो इनकी तरफ से आया। तो ये पिक्चर इसलिए आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने ये रखना है ज़हन में कि जो गोल्ड के ऊपर या मेटल के ऊपर जो प्रॉफिट आता है, इससे पहले जब हम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट होता क्या है कि अगर गोल्ड था वो आपने 1 मिलियन का परचेज किया और आज अगर उसकी वैल्यू 2 मिलियन है यानी कि 20 लाख है, तो 1 मिलियन के ऊपर आपने टैक्स देना है। और ये नॉर्मल स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स होता है, जो बिजनेस रेट अप्लाई होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है वही रेट आप यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स है, ये कैपिटल एसेट में आता है। काफ़ी बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है पॉइंट के पहले इसकी रिपोर्टिंग कैसे थी। पहले सिंपल एक टैब था कि जो कैपिटल गेन है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दें टोटल, यानी कि कैपिटल गेन कितनी तरह का, अगर आपने कोई ज्वेलरी सेल की है, कोई कॉइन सेल किया है, इसके अलावा कोई पेंटिंग सेल की है, या इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल अगर आपने कोई सेल किया, तो उसके ऊपर वैसे तो जो पर्सनल यूज़ है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है वो नहीं होता, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए किसी जगह पे कोई यूज़ किया है या कोई गेन आ गया तो उसकी रिपोर्टिंग है, या कोई अदर चीज़ है। इसी तरीके से गोल्ड भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 37 में लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट हैं और कौन सी नहीं है। लेकिन जो टैक्स रिटर्न फॉर्म था वहाँ पे टोटल अवेलेबल था, मतलब टैक्स पेयर ने पहले टोटल करना है, अपनी कंप्यूटेशन करनी है, बनाना है कि मेरा कितना प्रॉफिट है, और उसके बाद जाके अगर 2 या 3 तरह के कैपिटल एसेट का प्रॉफिट आया तो वो यहाँ पे लिख देना है। इवन जो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट आता था वो भी यहाँ पे लिखा जाता था, बाद में जाके उसको फाइनल टैक्स में लिखा जाता है कि वो फाइनल था, किस पीरियड में सेल हुआ, 5 साल 6 साल के बाद सेल हुआ या 6 साल के अंदर सेल हुआ, उसके ऊपर भी बाद में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियां हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट में गोल्ड आ रहा होता है, मतलब जो वेल्थ स्टेटमेंट में आपने गोल्ड शो किया है, फॉर एग्जांपल 10 तोला, और वहां पे आपने टोटल वैल्यू लिख दी कि आपने परचेज किया है आज से 6 7 7 8 साल पहले 10 लाख का 1 लाख रुपया तोला था और आपने 10 लाख का परचेज किया हुआ है, टैक्स रिटर्न में वो चीज़ आ रही है। अब होगा क्या कि अगर यहाँ से सेल होगा तो जरी बात है वेल्थ स्टेटमेंट से वो चीज़ निकलेगी, जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे वहां से निकलेगी और वो कैपिटल गेन में आएगी और आके रेलिवेंट हेड में रिपोर्ट होगी। जैसे आपने वहां पे गोल्ड लिखा हुआ है इसी तरीके से यहाँ पे भी गोल्ड आ जाएगा। तो टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट में जो मैनुअल इंफॉर्मेशन है जो कि रिटर्न के अंदर टोटल आती है, उन दोनों को मैच किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, ये सारी चीजें इस वजह से की जा रही हैं ताकि जो ऑफिसर है, एफबीआर का ऑफिसर है, जो चीजें चेक कर रहा है, वो आपको नोटिस भेजने से पहले टैक्स रिटर्न में ही देख ले कि आपने क्या चीज सेल की है और क्या चीज यहाँ पे रिपोर्ट की है। अब इसकी आप एग्जांपल दूसरी और ले सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भी बेची उस साल में और गोल्ड भी सेल किया, तो आप तो क्या करेंगे, आप ये कहेंगे जी 1 मिलियन मेरा गोल्ड का प्रॉफिट है और 5 लाख रुपया मेरा जो है वो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है, तो टोटल मेरा जो गेन है ना 1.5 मिलियन का है। तो आप क्या करेंगे, टोटल जाके यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद जाके जो फाइनल फिक्स और मिनिमम का टैब है वहां पे जाके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिख देंगे जो कि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है। तो जो ऑफिसर है उसको चेक करना पड़ेगा कि वहां से क्या चीज निकली और यहाँ पे क्या आई। तो ये चीजें ज्यादा स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं ताकि चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, वाज़िया नजर आए। अगर कोई गलती हो फौरी पकड़ी जाए और तो टैक्स पेयर को नोटिस भेज दिया जाए, या अगर कोई चीज उन्होंने वेरीफाई करनी है तो टैक्स पेयर को नोटिस भेजे बगैर यहां से ही चीजें चेक हो जाएं, और अगर उन्हें लगे ये चीजें सही रिपोर्ट हुई हुई हैं तो टैक्स पेयर को नोटिस ना जाए। तो ये बोथ वे चीजें जो है वो स्विंग होंगी कि अगर आप सही तरीके से फाइल नहीं करेंगे तो वहां पे चीजें सही नजर आ जाएंगी, अगर आप सही फाइल आपने किया होगा तो चीजें ठीक नजर आएंगी, तो आपको नोटिस भी नहीं आएगा। ये बहरहाल मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता है, नया एफबीआर की तरफ से कोई प्लान किया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक लाजमी होता है। ऐसे टैक्स रिटर्न जो है वो फॉर्म चेंज नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें अगर आप अब इसका इशू क्या है, इशू ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होगा तो एक आम जो ले मैन है जिसने पुराना फॉर्म समझा, उसके ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखा,
तो अब वो कैसे फाइल करेगा, वो तो गलतियां करेगा। हालांकि चीज़ें सारी उसकी ठीक होगी लेकिन वो रिपोर्टिंग सही नहीं करेगा तो गलतियां होंगी। इसलिए अब आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हैं इस फॉर्म के अंदर। इसके अंदर और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या उसमें तब्दीलियाँ आई हैं। और आप इस पर कमेंट्स में उसमें लाजमी मेंशन कीजिए कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या आपको लगे कि क्या ये तरीका ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।